नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस बूस्टर में। और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत परिषद अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ओके, तो यह एक्ट क्यों आया और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आइए ज़रा इसको देखते हैं। 1885 में, आपको याद होगा, 1885 में कांग्रेस की स्थापना और इलबर्ट बिल का जो विवाद था, उसके पश्चात भारतीयों को प्रशासन और विधि निर्माण में प्रतिनिधित्व देने की मांग ने काफ़ी जोर पकड़ लिया, जिसके फलस्वरूप यह अधिनियम पारित किया गया। ओके, तो आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। ओके, देखिए, बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम की 1892। इससे पहले आए अधिनियमों से भारतीयों को कुछ हद तक सार्वजनिक सेवा, अर्थव्यवस्था आदि क्षेत्रों में प्रवेश मिलने लगा था, जिसके फलस्वरूप अन्य भारतीयों में भी राष्ट्रीयता और राजनीतिक चेतना का विकास प्रारंभ होने लगा। 1885 में, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि कांग्रेस के गठन के बाद केंद्रीय और प्रांतीय सरकार में भारतीयों की उपस्थिति की मांग तेजी से बढ़ने लगी। इन्हीं सब परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ब्रिटिश सरकार ने भारत परिषद अधिनियम 1892 को पारित किया। ओके, इसके प्रमुख बिंदु देखते हैं। इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि करके उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। ओके, मतलब जो परिषद में शामिल भारतीय सदस्य थे, उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार, माने जो बजट पर बहस करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। देखिए, लिखा गया कार्यपालिका से पूरक प्रश्न पूछने और मत विभाजन का अधिकार नहीं दिया, यानी वोटिंग का अधिकार इन्हें नहीं दिया गया। साथ ही केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। ठीक है, केंद्रीय परिषद में जो सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, उसमें न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दी, यानी जो अतिरिक्त सदस्य थे उनकी संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। तथा प्रांतीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। बम्बई और मद्रास में यह संख्या 20 एवं उत्तर प्रदेश में 15 कर दी गई। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था, 2/5 सदस्य गैर सरकारी होना अनिवार्य था। ओके, यानी जो 10 सदस्य थे उनका गैर सरकारी होना आवश्यक था। ठीक है, इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार वायसराय को केंद्रीय और केंद्र में जो वायसराय होता था, इस एक्ट मतलब इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वायसराय को केंद्र में और गवर्नरों को प्रांतीय विधान परिषदों में नामांकित गैर सरकारी सदस्यों के संबंध में विशेष अधिकार दे दिए गए। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। ओके, प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर, जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार आदि की सिफारिशों के आधार पर गैर सरकारी सदस्यों को नामांकित कर सकता था। यानी जो गवर्नर था वह जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार आदि की सिफारिशों के आधार पर जो गैर सरकारी सदस्य थे उनको नामांकित कर सकता था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की भी शक्ति प्राप्त हो गई। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में नियुक्त किए गए गैर सरकारी सदस्य, जो मुख्यतः राजा, रजवाड़े, बड़े जमींदार एवं अवकाश प्राप्त अधिकारी होते थे, भारत की सामान्य जनता से सामाजिक जुड़ाव स्थापित कर पाने में असमर्थ है। क्यों?
क्योंकि वो बड़े स्तर के थे, तो इसलिए जो सामान्य जनता थी उनसे उनका एक जो जुड़ाव होता है सामाजिक तौर पर, वह सोशल जो है एक जो जुड़ाव होता था वह नहीं हो पाता था। अतः इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए एक समिति और एक परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया। हालांकि चुनाव शब्द अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था, यानी जो चुनाव का शब्द था वो अधिनियम में प्रयोग नहीं किया गया। इसमें क्या किया गया कि निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। जो चुनाव था उसको आप ये इन्वर्टेड कॉमा में जो शब्द है इसको याद रखिएगा, वाक्य निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इस अधिनियम के द्वारा निर्वाचन पद्धति को आरंभ किया गया। ओके, याद रखिएगा कि इस अधिनियम के द्वारा निर्वाचन पद्धति को आरंभ किया गया। ओके, तो यह रहा आज का हमारा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो इसमें जो प्रमुख बातें थी वो क्या थी कि परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई और भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जो मैंने आपको बताया कि नगर पालिका, विधान परिषद और जमींदार व्यापार संघ के सिफारिश पर होते थे, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ओके, तो इसमें 2-3 बातें हुई जो प्रमुखता से इसमें शामिल थी, और जो एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम में भी इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिला, या तमाम क्वेश्चन जो बनते हैं तो इसी प्रकार से बनते हैं। ओके, तो आप इसमें 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।